दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की 4th चैप्टर आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। फिर हम औपनिवेशिक शासन के बाद आदिवासी मुखियाओं का जीवन तथा घुमंतू काश्तकारों के जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम वन कानून और उनके प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे व्यापार की समस्या तथा काम की तलाश के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। आदिवासियों का कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के बाद आदिवासी मुखियाओं का जीवन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उनकी शासन की शक्तियां छीन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के बाद घुमंतू काश्तकारों का जीवन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की यह कोशिश कामयाब नहीं रही। हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ
क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। हमारा अगला टॉपिक है वन कानून और उनके प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने यह समस्या पैदा हो गई कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने यह तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी। बरसते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। हमारा अगला टॉपिक है व्यापार की समस्या। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, जिससे भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, कंपनी के अफसरों ने इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। हमारा अगला टॉपिक है काम की तलाश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारी की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।